हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एसएल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जितनी भी जो हमारे कृषि से रिलेटेड क्रांति हैं, ठीक है, कौन सी क्रांति का क्या पर्पज है, क्रांति क्यों चलाई गई, उनके बारे में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं लेक्चर स्टार्ट। उनसे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि डेली अगर ICR CU मतलब BHU JET एग्ज़ाम क्रैक करने हैं तो जुड़े रहिए एग्ज़ाम तक, और बिलीव रखिए कि जो चीज़ें यहाँ पढ़ाई जाएगी वो 100%, यहाँ लिखा ना 100% पेपर में छपेगा तो छपेगा। ये ऐसे ही नहीं लिखा है, नोट कर लेना एक बार, नहीं छपे तो देख लेना। ठीक है, क्योंकि हमने भी ये एग्ज़ाम क्रैक करके यहाँ तक पहुँचे तो पता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको किस हिसाब से पढ़ाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे इम्पोर्टेंट, एक सेकंड। शुरू करते हैं कृषि की क्रांतियाँ। कृषि की क्रांतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, कृषि की क्रांतियाँ तो आपको सब जगह मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन मैं आपको कृषि की क्रांतियों के साथ में कौन से क्षेत्र से संबंध है और कौन से उनके फादर हैं। ठीक है, सबको पता है कि हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के फादर सब जानते हैं, हालांकि सबके नहीं पूछे जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं बता दूंगा, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट जितनी भी जो आपकी क्रांति थी, मैं 20 के समथिंग आपको इस लेक्चर में क्रांतियाँ करवाऊंगा। ठीक है, और हरित क्रांति और श्वेत क्रांति को बहुत डिटेल से अच्छे से करवाऊंगा, जितने जहाँ तक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हरित क्रांति। तो हरित क्रांति का मेन पर्पज मैं आगे डिटेल में बता दूंगा, लेकिन यहाँ ध्यान रखना, अनाज उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है और इसके जनक है MS स्वामीनाथन है, और इसी की वजह से इंडियन एग्रीकल्चर्स के फादर हैं जो MS स्वामीनाथन है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि विश्व में मतलब कृषि के जनक कौन है। ठीक है, सीधा आप बता देना। अगर पूछे भारतीय कृषि के जनक कौन है तो MS स्वामीनाथन है, लेकिन कृषि का जनक पूछे तो उस टाइम क्या आंसर आएगा, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताना। ठीक है, अगला हम बात करते हैं श्वेत क्रांति के बारे में। तो श्वेत क्रांति का मेन पर्पस था मिल्क में प्रोडक्शन को बढ़ाना। मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना यानी कि दूध उत्पादन से संबंधित था। श्वेत श्वेत मतलब दूध कैसा होता है, सफ़ेद होता है। ठीक है, तो देखो, ये याद करने की ट्रिक हो जाती है। हरित क्रांति, अनाज हमेशा जितनी भी फसलें होती है हरी दिखती हैं। ठीक है, तो हरित मतलब सीधा दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, हरित क्रांति किससे, अनाज से। दूध कैसा होता है, सफ़ेद होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा आगे कन्फ्यूज होंगे, लेकिन मैं बता दूंगा, आप टेंशन मत लेना। ठीक है, अगली बात करते हैं श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन, और इनके फादर्स हैं वो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, अगली बात करता हूँ नंबर 3 क्रांति के बारे में। तो पीली क्रांति। पीली क्रांति है वो सरसों उत्पादन और तिलहन उत्पादन से संबंधित है, जिनके फादर हैं वो संपिट्रोडा है। ठीक है, अगली बात करता हूँ मैं नीली क्रांति के बारे में। तो नीली क्रांति का संबंध है वो मछली उत्पादन से है, और उनके फादर्स हैं हीरालाल चौधरी व अरुण कृष्णा। बहुत इंपॉर्टेंट क्रांति है नीली क्रांति, मछली उत्पादन से। अगर फादर इनके याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हरित क्रांति श्वेत क्रांति के तो फादर क्या है बहुत डिटेल में याद होना चाहिए, लेकिन नीली क्रांति के बारे में पता होना चाहिए। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। अगली मैं बात करता हूँ कि भूरी क्रांति। भूरी क्रांति है वो खाद्यान्न प्रसंस्करण से संबंधित हैं। ठीक है, या ये याद रखना कि लेथर व कोकोवा इनके जनक हैं। अगली बात करते हैं ग्रे वेंसलेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट, 10 स्टार लगा लेना। और मेरा जहाँ तक मानना है कि ये क्वेश्चन इस बार कहीं ना कहीं आपको पूछने को मिलेगा, या तो CUT में मिलेगा या JET में मिलेगा। तो ग्रे क्रांति या स्लेटी क्रांति संबंधित हैं वो किससे हैं, उर्वरक उत्पादन से, और उनके फादर हैं वो है हीरालाल चौधरी। ठीक है, अगली बात करता हूँ स्वर्ण या सुनहरी क्रांति। ठीक है, तो आप सबको सबने पढ़ा होगा डॉक्टर KL चड्ढा के बारे में, हॉर्टिकल्चर पढ़ते हो तो बेसिक जानते हो कि सुनहरी क्रांति का संबंध है वो पोमोलॉजी से है। ठीक है, पोमोलॉजी यानी कि फलों का मतलब फलों का अध्ययन करना पोमोलॉजी होता है, और यहाँ फल उत्पादन है यानी कि स्वर्ण क्रांति का संबंध है वो फल उत्पादन से है। ठीक है, लाल क्रांति, ये तो नाम से लाल टमाटर होता है एक, और एक याद साथ में रख लेना कि मांस से संबंधित हैं, और टमाटर उत्पादन और मांस से संबंधित जो क्रांति है लाल क्रांति है, और उसके फादर्स हैं वो है विशाल तिवारी। ठीक है, अगला बात करता हूँ मैं रजत क्रांति के बारे में। तो रजत क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ये 20 क्रांति पढ़ाऊंगा, इनमें से 10 तो आप 10 मतलब रात को सोए हुए पूछ लेना कि ये क्रांति किससे संबंधित है, तो भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो रजत क्रांति है वो अंडों से या फिर मुर्गी उत्पादन से संबंधित है, जिसके मतलब जो फादर हैं या जनक कह सकते हो इंदिरा गांधी है। ठीक है, ये ऐसे नहीं मिलेंगे जनक, बहुत सारी गूगल करके ढूंढ के तब जाके जनक मिले, बाकी जनक कोई नहीं बताता, सब इतना ही बताता रजत क्रांति किससे संबंधित है, लाल क्रांति, सब यही बताते। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जितना मैं डीप में आपको पढ़ा सकता हूँ उतना मैं डीप में पढ़ाऊँगा। ठीक है, अगली हम बात करते हैं
नंबर 10 पे, तो नंबर 10 पे जो हमारी क्रांति है वो है गोल क्रांति, जो आपको साइड स्लाइड में नहीं दिख रही है, तो आप लिख सकते हैं गोल क्रांति। गोल क्रांति मैं एक सेकेंड लिख देता हूँ आपके लिए, यहाँ लिख लेना गोल क्रांति, ठीक है, गोल क्रांति। गोल क्रांति, गोल क्रांति संबंधित किससे है, तो वो है आपकी आलू उत्पादन से। किससे है, आलू उत्पादन से। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, आलू उत्पादन से संबंधित है। और इनके जो फादर हैं वो मेरे को भी नहीं मिले, अभी खाली जगह छोड़ देना, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी और ये नोट डाउन कर लेना। गोल क्रांति, आलू कैसा होता है, गोल, तो ठीक है, तो गोल क्रांति किससे संबंधित है, आलू उत्पादन से, ठीक है। तो ये एक बार इरेजर कर देते हैं जितना भी लिखा है, ठीक है। अब करते हैं वापस शुरू, ठीक है। अगली क्रांति आती है इंद्रधनुष। गोल क्रांति याद रखना, आलू उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। मैं टेस्ट में ये क्विज में अगली बार क्वेश्चन डालूंगा, याद रखना। इंद्रधनुष क्रांति है कृषि के सभी क्षेत्रों के विकास से संबंधित, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एलियड फील्ड्स में कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि कृषि के बहुत सारे सेक्टर्स हैं, उनसे संबंधित इंद्रधनुष क्रांति। इसी बात याद रखो, इसमें आप भाई कैसे याद रखो, इंद्रधनुष में बहुत सारे कलर होते हैं, ठीक है। और हम पढ़ रहे हैं कृषि की क्रांति है, तो सीधा याद रखो, हाँ बहुत सारे संबंधित, मतलब कृषि से सभी क्षेत्रों से संबंधित। इंद्रधनुष में भी बहुत सारे रंग देखने को मिलते हैं, तो उसी प्रकार कृषि से बहुत सारे काम संबंधित हैं, तो वो कौन सी क्रांति होगी, इंद्रधनुष। और बहुत इंपॉर्टेंट फादर है इसके नीतीश कुमार, ठीक है। अगली बात करता हूँ मैं 12th नंबर पे, गुलाबी क्रांति का संबंध है वो झींगा में प्याज उत्पादन से है, जिसके फादर्स हैं वो दुर्गेश पटेल है, ठीक है। हरित सोना क्रांति है वो बांस उत्पादन से संबंधित है। अगली बात करता हूं मैं स्वर्ण रेशा क्रांति, वो जूट उत्पादन से संबंधित है, जिनके फादर हैं निरपतु ताज, ठीक है। ये स्वर्ण क्रांति जूट उत्पादन से है। हरित सोना क्रांति, ये इंपॉर्टेंट, एक सीधा पूछ देता हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो आपको पता है अनाज उत्पादन से, लेकिन हरित सोना क्रांति पूछते ही आंसर चेंज होता था। इसीलिए तो कहते हैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आपको करना चाहिए, ठीक है। अगली बात करता हूं मैं पीली क्रांति के बारे में, तो पीली क्रांति का संबंध है वो तिलहन उत्पादन से है, जिनके फादर हैं वो सम पिट्रोडा है, ठीक है। अगली बात करता हूं मैं काली क्रांति के बारे में, तो पेट्रोलियम पदार्थ है जैव ईंधन से संबंधित काली क्रांति। तो काला पदार्थ तो आप खुद समझते हैं, थोड़ा अगर माइंड लगा दोगे तो याद, हाँ फादर मैं भी मानता हूँ थोड़े टफ होते हैं, याद नहीं रहते हैं नाम इतने ज़्यादा, ठीक है। लेकिन हमें किसके नाम याद रहते हैं, उस महबूबा के नाम याद रहता है, ठीक है। सारे दिन वो एक ही माइंड में चलता है, ठीक है ना, तो वो हमें नहीं रखना। एग्ज़ाम तक तो एटलीस्ट निकाल दो। मैं काफ़ी टाइम से पहले ही बोलता आ रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस है और ये एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, उसके बाद में ये सोना बाबू रहेगी, इन चीज़ों को याद करना। सोना बाबू के नाम याद नहीं करने, ये नाम आपके काम आएंगे, ठीक है। सिल्वर रेशा क्रांति है वो कपास उत्पादन से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको लगेगा कि यार श्वेत क्रांति भी कपास से होनी चाहिए, नहीं, यहाँ पे सफ़ेद होता है कपास, मुझे भी पता है बेटा, लेकिन ध्यान रखना कि सिल्वर रेशा क्रांति है वो कपास उत्पादन से संबंधित है, जिनके फादर हैं वो है अरुण कृष्णा, ठीक है। अगली बात करता हूँ मैं ऑरेंज क्रांति। तो ऑरेंज इन क्या होता है, नारंगी या संतरा होता है, तो संतरा किस में आता है, सिट्रस में आता है। तो सीधी सी याद रखो, नींबू उत्पादन या नींबू वर्गीय फलोत्पादन से संबंधित है, सिट्रस से संबंधित है, ठीक है। बादामी क्रांति, ये दो इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन तो नाम आते ही समझ गए, प्रोटीन किस में पाया जाता है, लेकिन दलहनी फसलों में पाया जाता है, तो दलहन से ही संबंधित होगा। लेकिन बादामी क्रांति बहुत बार काफ़ी कॉम्पिटेटिव जो हाई लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बादामी क्रांति। किससे रिलेटेड है, मसाला उत्पादन से, ठीक है। आई होप 20 क्रांतियाँ थी आपको अच्छे से आ गई। अब छोड़ के मत जाना, अभी नहीं जाना, क्योंकि अभी मैं हमारी जो महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हैं, एक तो हरित क्रांति और एक श्वेत क्रांति, इनके बारे में तो मैं अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर से भी क्वेश्चन पूछते हैं। अभी बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे आते ही हमारे पास में सीधी सी निकल के आती है हरित क्रांति, ठीक है। ले लेते हैं मार्कर साथ में, हरित क्रांति। हरित क्रांति का मेन पर्पज क्या था कि फसलों के उत्पादन को बढ़ाना। आपने देखा था कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, तो हमारे जो भी दादाजी परदादा वगैरह थे, तो उन्होंने इतना खतरनाक काम किया किसमें, जनसंख्या बढ़ाने में। देखो ना, अपने पापा वाली पीढ़ियों में मिल जाएंगे या उनसे पहले वाली पीढ़ियों में एक क्रिकेट की टीम आराम से बनती थी। तो स्वामीनाथन जी ने सोचा था यार ऐसा क्या काम करें कि ये जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनका पेट है वो
भर सकें, तो उन्होंने एक क्रांति चलाई थी, हरित क्रांति, यानी कि फसल के उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित। ठीक है, तो उनके बारे में हम करते हैं चर्चा, उनके बारे में कर लेते हैं थोड़ी चर्चा। इरेजर कर देता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, अब हम देखो बात करते हैं हरित क्रांति शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? हरित क्रांति शब्द है वो आपका विलियम गोर्ड ने दिया था। ठीक है, और जनक कौन है? हरित क्रांति के विश्व में जनक है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के जनक मैंने अभी भी चर्चा की थी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। क्लियर है? ये तीन चीजें देखो, हरित क्रांति शब्द किसने दिया? डॉक्टर विलियम गोर्ड ने। हरित क्रांति के विश्व में जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। और मैंने एक पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब भी आप जरूर देना। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और चली कब हरित क्रांति? 1967, या फिर बोल सकते हैं 1966 टू 1967 में। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि हरित क्रांति कौन से दशक में चली गई थी? हरित क्रांति मतलब कौन से दशक में चलाई गई? तो ये आपका फेवरेट कलर से ही लिख देते हैं, हरित क्रांति 1960 के दशक में चलाई गई थी। आपको 1970 वाला भी मिलेगा, लेकिन 1970 रॉन्ग है, ये मेरा काफ़ी बार क्वेश्चन गलत हुआ है, इसलिए आपको करता हूँ कि हरित क्रांति 1960 के दशक में चलाई गई थी। ठीक है, अब कर देते हैं इसको इरेज। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, हरित क्रांति में सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था। किस फसल पर पड़ा था? हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था। ठीक है, हो गया था। और हरित क्रांति के लिए चयनित फसलें थी, वो थी धान और गेहूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। पूछेगा हरित क्रांति के लिए चयनित फसलें धान और गेहूं, क्योंकि भाई प्रोडक्शन बढ़ाना है, खाने के लिए मतलब खाने की पूर्ति करनी है, तो खाने की पूर्ति चारे से तो कर नहीं सकते हैं ना, तो धान और गेहूं ही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही खाते हैं। अरे ज़्यादातर क्या, इंडिया में ज़्यादातर सारे यही खाते हैं, धान और गेहूँ। कुछ जगह मांस चलता है, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन वहाँ मांस का कोई पार्ट नहीं है। ठीक है, अगला बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, 10 स्टार लगा लेना। हरित क्रांति के समय भारत के कृषि मंत्री सी सुब्रमण्यम लिख लोगे ना? अरे यार, उसको कर देता हूँ एक बार, इसको सारे को करते इरेजर, और उसके बाद में ये नाम आपको याद होना चाहिए। क्या नाम है? सी सुब्रमण्यम। ठीक है, सी सुब्रमण्यम हो गया। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पंजाब में हरियाणा राज्य पर पड़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो अगली स्लाइड में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझाता हूँ। देखो हरित क्रांति चली, यार कौन सा मार्कर आ जाता है, अब तो ये सड़क चेंज ही नहीं होता। एक सेकंड रुकना, सॉरी यार आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, लेकिन मार्कर चेंज करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो देखो करते हैं शुरू हरित क्रांति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। कौन सी क्रांति है? हरित क्रांति। मेन हमारा पर्पज है वो है हरित क्रांति। कब चली थी? 1966-67 में। ठीक है, 1966-67 में। ठीक है, अगली चीज़ है कि हरित क्रांति, जो हरित क्रांति थी हमारी, इनके 3 नाम है। मैं ये हरित क्रांति आपको याद यहाँ के यहाँ करवा के जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि बाद में आप बहुत कम पढ़ने वाले हैं, तो मेरे को पता है यहाँ से मेरा माइंड या फिर मेरा मन बोलता है कि यहाँ से क्वेश्चन उठेगा। जहाँ से क्वेश्चन उठता है वहाँ से तो हम बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है, अब देखो 3 वैज्ञानिक, शब्द किसने दिया था? शब्द दिया था डॉक्टर विलियम गोर्ड ने। विलियम गोर्ड याद रखना। ठीक है, भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। स्वामीनाथन जी, एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, अगली बात करते हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं एन.ई. बोरलॉग। ठीक है, एन.ई. बोरलॉग, बोरलॉग। ओके, ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? विलियम गोर्ड ने। भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। और एन.ई. बोरलॉग किसके? विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, ये चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से कवर अप हो गई होगी। क्लियर है?
अगली मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ में शेयर करता हूँ, तो वो चीज़ें ये आती हैं कि हरित क्रांति का जो मेन पर्पस था वो किस क्रॉप्स पे था। तो मेन था, एक तो था आपका धान और एक था गेहूँ, ठीक है। धान का बॉटनिकल नेम आपको शायद पता होगा, और राइजा सेटाइवा होता है, गेहूं का होता है ट्रिटिकम एस्टाइवम, ठीक है। नहीं पता तो किसी को लिख लेना, अभी टाइम है 45 दिन का, तो एटलीस्ट टाइम है, इसमें बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। क्लियर है, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। हरित क्रांति में इतना आपको पता है। धान से कौन एक राज्य कौन से राज्यों पर प्रभावित था, एक तो था पंजाब और दूसरा था हरियाणा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। पंजाब हरियाणा याद हो गया। अब हम बात करते हैं अगली स्लाइड पे, बहुत कुछ हो गया था तो इरेज करते हैं, चलते हैं अगली स्लाइड पे, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। काफ़ी आपका भी हरित क्रांति के लिए जिम्मेदार अधिक पैदावार वाली बोनी प्रजातियाँ थी, ठीक है। हरित क्रांति में गेहूं की बोनी प्रजातियों के लिए जिम्मेदार जीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हरित क्रांति के लिए मतलब हरित क्रांति में गेहूं की बोनी प्रजातियों के लिए जिम्मेदार जीन कौन सा है, नॉरिन 10, ठीक है। नॉरिन 10 एंड 10 याद रख लेना, नॉरिन जीन, ठीक है। नॉरिन जीन किस में पाई जाती है वो भी कमेंट बॉक्स में करके बताओ। मेरे को तो पढ़ाना है, जब मैं वो मतलब फसलों उत्पादन वाला चैप्टर आएगा ना, उस टाइम ये सारी जीनें अलग अलग घोट के आपकी सारी जीनों में, डीएनए की जीनों में भर दूंगा। लेकिन अभी थोड़ा बेसिक है वो कवर क्या करो यार, ठीक है। बेसिक कवर रहेगा, इसीलिए मेरा पर्पज क्या है, आपकी क्लास से मैं सीधा एग्रोनॉमी के फर्स्ट चैप्टर में घुस जाता था, लेकिन मुझे पता है ना आपको कितना आता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम तैयार करेंगे, ठीक है। अगला आता है हरित क्रांति के लिए भारत में लाई गई किस्में कौन सी थी, एक तो लरमा राजो और सोना मतलब 64। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना ये चीज़ें। हरित क्रांति में सर्वाधिक सफलता सूखे क्षेत्रों में जल प्रबंधन द्वारा फसलों के उत्पादन बढ़ाने में मिली थी। हरित क्रांति के समय 6 फसलें गेहूं, धान, जवार, मक्का, बाजरा, रागी शामिल किया गया था, ठीक है। द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य क्या है, फसलों का उत्पादन बढ़ाना। ये पहली का यही था, प्रोडक्शन, अरे लोगों को अनाज की पूर्ति करवाओ, लोगों को अनाज नहीं मिल रहा। और सेकंड का जो पर्पस था वो क्या पर्पस था कि फसलों का उत्पन्न बढ़ाना। अब सेकंड क्रांति, सेकंड हरित क्रांति कौन लेके आएगा, कौन महात्मा होगा तो कोई बाहर का ही, हमारा नहीं इंडिया का ही हो सकता है यार। सारे देश से थोड़ी है जनसंख्या पे ध्यान देते हैं, कुछ लोग तो अच्छा काम भी करते हैं ना, ठीक है। आप में से ही निकल के जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है। अब हम चलते हैं हमारी जो प्यारी सी, जिनको सबसे प्यार है दूध पीने से, किसके दूध पीने से प्यार है, उनकी मतलब उनके बारे में ही हम चर्चा करेंगे, वो है हमारी श्वेत क्रांति, ठीक है। सबको पता है श्वेत क्रांति के बारे में। श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीज कुरियन। देखो श्वेत क्रांति, अब इसमें मार कर लेना ही पड़ेगा। श्वेत क्रांति के 3 चरण थे। कितने चरण थे, 3। फर्स्ट था 1970 में, उसके बाद देखो इसमें 3 लिखे हुए चरण। 1970 से 1978 तक प्रथम चरण चला था, द्वितीय चरण चला था 1980 से 1985 तक, और तृतीय चरण जो चला था वो चला था 1985 से लगाकर 1996 तक, 1996। क्लियर है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्वेत क्रांति का अन्य नाम है वो है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड, देखो ऑपरेशन फ्लड का मैं मतलब बता देता हूँ कि ऑपरेशन फ्लड का मतलब होता है कि बाहर डालना, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड का मतलब क्या होता है, बाहर डालना, ठीक है। मतलब एकदम दूध में बढ़ावा लेके आना, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड एक वर्ड है ऑपरेशन फ्लड। आपको पूछ सकता है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, या फिर नीचे वैज्ञानिक का नाम देके भी पूछ सकता। माइंड ट्यूशन चाहे कैसे भी पूछो, अगर आपको कंटेंट पता है तो आप बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। श्वेत क्रांति के समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। श्वेत क्रांति का उद्देश्य देश में दुग्ध उत्पादन में बढ़ावा लाना था। वर्गीज कुरियन ने देश की सबसे बड़ी अमूल डेयरी की स्थापना की थी। वर्गीज कुरियन को एनडीडीबी या फिर एनडीडीबी स्थापना आपको बतानी, फुल फॉर्म में बता देता हूँ, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट या नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई है इतना बता देता हूँ, 1950 के बाद ही हुई है, ये तो आपको पता है। लेकिन इसकी स्थापना
श्वेत क्रांति से पहले हुई है। तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करना, अगर कुछ पढ़ने वाले बंदे हैं तो कमेंट करके बताना इसकी स्थापना कब हुई थी। वर्गीज कुरियन एनडीडीबी के अध्यक्ष थे, उसके बाद में उसे श्वेत क्रांति के पितामह, क्योंकि और एनडीडीबी क्या है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, तो बहुत अच्छा दूध के काम होगा, तो उन्होंने दूध के में कुछ ऐसा ऑपरेशन फ्लड बाढ़ लाने के लिए ऐसा काम किया था, इसीलिए तो वो फादर बन गए। अरे भाई फादर का मतलब क्या होता है, पिता, जन्म देने वाला। यहाँ कोई दूध को जन्म थोड़ी दिया, दूध तो पहले से ही निकल रहा था, लेकिन कुछ होता है ना, अच्छा काम करें, ठीक है। वर्गीज कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड के आर्किटेक्ट के तौर पर भी शामिल किया जाता है। क्लियर है। अगली स्लाइड पे बात करते हैं। तो वर्गीज कुरियन को एनडीडीबी के अध्यक्ष, मतलब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष भी बने थे। वर्गीज कुरियन को ऑपरेशन फ्लड के आर्किटेक्ट के तौर पे जाना जाता है, ठीक है। श्वेत क्रांति में ग्रामीण लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था। क्यों हुआ था ग्रामीण लोगों को फायदा? क्योंकि गांवों में ज़्यादातर लोग पशु रखते हैं, एकदम दूध उत्पादन में बढ़ोतरी लाना, ठीक है। तो उनसे ज़्यादा ग्रामीण लोगों में, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो आईसीआर तो होता तो श्योर पूछ लेता, वो तो एक एक लाइन आपको रटा, लेकिन सीयूटी का मैं नहीं कहता हूँ यार, लेवल बहुत गिर चुका है। लेकिन आपको मतलब सचेत रहना भाई, आईसीआर साथ जुड़ा है तो लेवल बढ़ा सकता है, ठीक है। आईसीआर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता था? देखो यहाँ से मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ आईसीआर के लिए, ठीक है, 1-2 मिनट निकाल लेना, लेकिन आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आईसीआर से पूछ लेता था, श्वेत क्रांति से शहरी लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। एक स्टेटमेंट और दे दिया था, और उस मतलब कथन दे दिया था, और कारण में क्या लिख देता था कि क्योंकि मतलब श्वेत क्रांति से दुग्ध उत्पादन में बहुत मतलब बाढ़ सी आ गई, ठीक है, या फिर बाढ़ आ गई, यहाँ ऑपरेशन फ्लड से संबंधित कुछ भी कथन बना दिया। अब क्वेश्चन पूछेगा कथन कारण दोनों सत्य है, कथन कारण सत्य है लेकिन कथन कारण की व्याख्या नहीं करता है, कथन कारण दोनों गलत है, कथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो ये इसका ऑप्शन क्या होगा? कथन गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ था? ग्रामीण लोगों को हुआ ना कि शहरी लोगों को। शहरी लोगों को हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ था? ग्रामीण लोगों को। लेकिन कारण तो भाई सही है, क्योंकि ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन का बढ़ावा, हरित क्रांति मतलब श्वेत क्रांति का मकसद क्या था? दूध उत्पादन में बढ़ावा लाना। क्लियर है। तो ये चीज़ें आपके माइंड में एकदम सेटअप होनी चाहिए, ठीक है। अगली हम बात करते हैं, भारत का ऑपरेशन फ्लड दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, ठीक है। मतलब क्या कह सकते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट मतलब डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ ऑल वर्ल्ड्स में भी कह सकते हैं, क्योंकि पूरे विश्व में मतलब सबसे बड़ा, या दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का भी कह सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा एनडीडीबी है। एनडीडीबी क्या काम करता है? दूध पे काम। एक तो एनडीआरआई है और एक एनडीडीबी है। इनके बारे में थोड़ा पढ़ना कि एनडीडीबी और एनडीआरआई क्या है। वैसे मैंने एनिमल हस्बेंड्री में शायद पढ़ाया होगा, अगर आपको याद है तो, नहीं है तो क्लासें देखा करो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि भारत का ऑपरेशन फ्लड दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है। कौन सा है? डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। हो गया। श्वेत क्रांति में किसानों की आर्थिक तरक्की और समस्याओं में बहुत फायदा हुआ, ये तो मैंने पहले ही बताया, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन, यार दूध जाएगा तो किसकी नहीं बढ़ेगी? आपकी भी बढ़ जाएगी अगर आपको दूध अच्छे से मिलना है। अब वो पता नहीं आपको किसका दूध मिलने से आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन बढ़ेगी या आप घटेगी, वो अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। सो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो वो लाइक बटन दे रखा है ना, वो क्या करना, दबाने के लिए होता है, ठीक है, दबा देना। और अगर मन करे तो शेयर वार भी कर दिया करो, ताकि आपके भी जो कोई महबूब पढ़ने वाले हैं वो पढ़ लेंगे, और एग्रोनॉमी जिस दिन लाएंगे उस दिन अच्छे से मूड में आएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर है। तो मिलेंगे एक अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और देखते रहे SCL का यूट्यूब चैनल, ठीक है। अब बहुत टाइम हो गया, रात का 1-1:30 बज चुके हैं, तो मेरे को भी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपको पढ़ाना भी है और टाइम भी उस हिसाब में मतलब कहाँ से निकालना है, ठीक है। तो 1-1:30 बजे हैं, तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, क्योंकि इतनी रात को पढ़ाता हूँ, सुबह आपके सामने उठते ही ये वीडियो आ जाएगा, ठीक है। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मज़े करते रहे, पढ़ते रहे। बाय बाय।